हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपीएसआई एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट का। उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछा जाना है यूपीएसआई में हिंदी का। तो उसी क्रम में आज हम ये चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि यूथ बुक के पेपर से लिया गया। इसमें टोटल 51 प्रैक्टिस सेट है, तो सभी को एक एक करके हम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिया गया इनमें से बताना है कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। ठीक है, तालव्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं होगा ये बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए सा, या और चा, ये जो दिया गया है ये सभी क्या होता है, तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तालव्य वर्ण में चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं जैसे च, छ, ज, झ, या, इसके अलावा या, और इसके अलावा ये सा जो दिया गया यहाँ पर ये भी आता है। ठीक है, जबकि सा जो डी पार्ट में दिया गया है ये दंत वर्ण है। ठीक है, दंत वर्ण है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सा वर्ण क्या है जो लास्ट में डी ऑप्शन में दिया गया है वो दंत वर्ण का उदाहरण है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, और जिन शब्दों से काम का होना, करना या फिर होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। तो इस तरीके से चारों हो गया। आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। एक वचन इनमें से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी दिया गया सी पार्ट में हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सही, तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं। विशेषण शब्दों की पहचान करना, इसमें से कौन सा नहीं होगा। विशेषण शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो बी ऑप्शन जो दिया गया है तुम जो है विशेषण नहीं होता। तुम क्या होता है, ये सर्वनाम है। ठीक है, तू, तुम, मैं, आप, ये सभी क्या है, सर्वनाम होते हैं। बाकी काला, शांत, आगामी, ये सभी क्या है, ये विशेषण के प्रकार हैं, मतलब विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है ये बताना। ठीक है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह जो है किस प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पे विशेषण की बात करेंगे तो देखिए आंसर की बात हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनाम है क्योंकि यह क्या है, सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आंसर नंबर 5 का बी सही है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण, अन्य उदाहरण है, वो नौकर नहीं आया, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। सार्वनामिक विशेषण के भेद भी हैं, जैसे उसमें संकेतवाचक होता है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, मौलिक सर्वनाम है और यौगिक सर्वनाम विशेषण है। तो विशेषण बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें उसके प्रकार फिर उसके उप प्रकार मतलब डिवाइड होते हैं इस तरीके से, इसको आपको पढ़ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द बताना है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, विज्ञान में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग जो लगता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो ये बनता है वी और ज्ञान मिलकर क्या बनता है, विज्ञान मिलता है, बनता है। और ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा देखते हैं तो इस तरीके से हाइपन लगा होता है बीच में। जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में जैसे आप लेते हैं राजा रंक। ठीक है, राजा रंक, तो ये इसका उदाहरण हो जाए, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, अन्न जल, अन्न जल का नाम सुना होगा, अन्न जल, तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा, बीच में हाइपन लग जाएगा। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा रखने वाले के शब्द को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा, पिपासु, उसको हम कहेंगे एक शब्द में पिपासु। पिपासु होता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और धीरोदत्त जो दिया गया, धीरोदात, धीरोदात होता है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले को कहते हैं। ठीक है,
भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले को धीरोदात्त कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, सियार का गुण स्वभाव और किसके किसके बीच है ये बताना। ठीक है, सियार जो होता है उसका गुण स्वभाव कैसा होता है ये बेसिकली हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सियार के गुण के बारे में तो इसका गुण क्या है, धूर्तता और चालाकी, ये दोनों होता है। तो आंसर क्या है, यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन 11, 12 और 13 आपको इस गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है। यहाँ पे आप गद्यांश इसको पढ़िएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश है कि उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको उसमें से निकल के आएगा, इसका शीर्षक पता चलेगा कि बेसिकली गद्यांश किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये शिक्षा, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम के बारे में बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आपको निकलेगा भारतीय भाषा में, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामूहिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो जा पड़े हैं। तो ये गद्यांश में इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो आंसर यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहंस सका। अब इसमें अलंकार कौन सा है बताना। अलंकार की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पे देखें इन पंक्तियों में तो विरोधाभास अलंकार है। इनमें क्या है, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार मतलब कैसे, जो क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो रोना और हंसना, ठीक है, ना रो सका ना हंस सका, तो रोना और हंसना दो परस्पर विरोधी बातों का वर्णन हो रहा है और एक साथ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक का नाम बताना। सतसई के लेखक की बात करेंगे तो रीतकालीन कवि हैं बिहारी लाल, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 15, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन ये रचना की बात करें तो किसकी है, तो ये मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसमें से अगर देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, कुटज जो है ये इनके द्वारा रचित है। ठीक है, इनके द्वारा निबंध जो है क्या रचना किया गया है, कुटज। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। इनके द्वारा अन्य जो निबंध है उनका ना भी नाम याद रखिए, जैसे कि अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये एक निबंध जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कल्पलता, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और तर्क, विचार और वितर्क। ठीक है, विचार और वितर्क। इसके अलावा विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, साथ ही साथ इन्होंने लिखा इसके लिए साहित्य, साहित्य सहचर। ठीक है, साहित्य सहचर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, साहित्य सहचर हो गया। फिर आ जाता है आलोक पर्व, आलोक पर्व। तो इतनी सारी जो है पुस्तकें इनके द्वारा लिखित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। तो ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी के लिए अब तक कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया जा चुका है। तो टोटल अब तक 12 लोगों को दिया गया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए प्रसिद्ध भारतीय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, तो ये अनुच्छेद 343 में ये बातें कही गई हैं, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से अगर देखा जाए तो वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अपभ्रंश के देखा जाए तो 7 भेद हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ हो गया, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, चलिए या र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये सभी जो है व्यंजन आपके पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में श श श ह आते हैं। ठीक है, इसके अलावा तालव्य ध्वनि की बात करेंगे तो उसमें चा वर्ग आ जाता है।
चा वर्ग तालब्य वर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ई भी तालब्य होता है, ठीक है। ओंठ की बात करेंगे तो ओष्ठ में आता है आपका पा वर्ग, ठीक है, पा फा बा भा मा, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। चलिए, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, शहर जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट। शहर शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। शहर शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से मधुर का स्त्रीलिंग बताना है। विधुर, सॉरी, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। इनमें से एक का बहुवचन क्या? एक का बहुवचन, एक का बहुवचन क्या होता है? एक का बहुवचन होता है अनेक। क्या होता है? अनेक होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? कारक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो करण कारक है, ठीक है। के हाथों मारा गया मतलब कि जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे से एवं के द्वारा अगर कहीं लगा है आपको तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक है। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा इसमें से? तो जागना का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा जगाना, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा। प्रथम जो होगा जगाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जगवाना, ठीक है। सेकंड फॉर्म में पूछा जाएगा तो जगवाना हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रविशेषण, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण की पहचान करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये संख्यावाचक, कुछ बच्चे मतलब संख्या की बात करा जा रहा है यहाँ पे, तो संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पे बहुत क्या है? विशेषता बताया जा रहा है, जैसे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुण बता रहा है, बहुत काम है तो गुण बता रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? अब ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से योग्य शब्द के बारे में बताना है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। योग्य शब्द यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा वो गुण बताया जा रहा है, ठीक है, तो गुणवाचक हो जाएगा। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये स्थानवाचक स्थान बताया जा रहा है ना वहाँ पर, तो स्थानवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नृत्य का तद्भव, नृत्य का तद्भव रूप, नृत्य जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है नाच, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? विद्युत शब्द का तद्भव रूप बिजली होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में अगर हम देखेंगे तो परि उपसर्ग है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बना हुआ शब्द अभियोग, व्यायाम, अपमान। यहाँ पे अगर देखें तो तीनों शब्द प्रत्यय से नहीं बने हुए हैं, ठीक है, ये उपसर्ग से बने हुए हैं। अभी लगा है अभियोग में, व्यायाम में वी लगा हुआ है, अपमान में अप लगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महा प्लस उत्सव होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। इसमें किस प्रकार की संधि है? तो गुण स्वर संधि है, ठीक है। निष्फल का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? निष्फल। निष्फल का संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस फल बनता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और ये होता है विसर्ग संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भाल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो भाल की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए भाल जो है ललाट इसका पर्यायवाची, मस्तिष्क भी है, कपाल भी है, लेकिन गेंद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं होता? तो यहाँ पे अंक का अर्थ एक चिन्ह होता है, भाग्य भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता, ठीक है। अंक के अनेकार्थी में अंक का नाटक हो गया, गिनती का अंक हो गया, नाटक के अंक हो गया, चिन्ह, संख्या, गोद है, लेकिन चंद्रमा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताना है जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? ममत्व से रहित शब्द निर्मम कहा जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। मर्म को छूने वाला, मर्म स्पर्शी होता है, कम बोलने वाला मितभाषी होता है, जिसे क्षमा किया जा सके वो क्षम्य होता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस नंबर 5 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।